नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ਵੱਲੋਂ सब तो साफ राज्यां ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ स्वच्छता पुरस्कार प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विच 5G सेवा की शुरुआत करदिआं कहा कि भारत संचार क्रांति के नवे युग विच दाखिल हो गया है। केंद्रीय युवा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ਵੱਲੋਂ प्रयागराज विच राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत। पंजाब के खुराक मंत्री ने राजपुरा की अनाज मंडी तो झोने की सरकारी खरीद की शुरुआत करवाई। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 के पहले मुकाबले विच भारतीय टीम ने श्रीलंका को 41 दौड़ां नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ नवी दिल्ली विच आज़ादी @75 स्वच्छ सर्वेखण 2022 के सब तो स्वच्छ राज्यां ਅਤੇ शहरां ਨੂੰ पुरस्कार दिते गए। इस मौके संबोधन करदे राष्ट्रपति ने पुरस्कार जितण वाले सारे राज्यां ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। राष्ट्रपति ने सुझाव दिता कि जेतू इंदौर शहर के निवासियों ਵੱਲੋਂ अपनाए गए जन भागीदारी के मॉडल ਨੂੰ पूरे देश में अपनाउण के यतन होने चाहिए ने। उन्हें कहा कि इस तरह के पुरस्कारों राਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों में आपसी मुकाबलेबाजी एक तंदुरुस्त समाज की सिरजना में मदद मिल रही है। इंदौर शहर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 6ठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इसलिए उनमें उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। बड़े राज्यों के श्रेणी में मध्य प्रदेश तथा छोटे राज्यों के श्रेणी में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान हासिल किए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मेरा सुझाव है कि इंदौर शहर के निवासियों ने द्वारा अपनाए गए जन भागीदारी के मॉडल को पूरे देश में अपनाने का प्रयास होने चाहिए। यह दिन स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 की शुरुआत की पहली वर्षगांठ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ है। इस तहत देश में कूड़ा मुक्त शहर बनाने की सोच नाल काम किया जा रहा है। अवार्ड समारोह में मकान उसारी और शहरी मामलों बारे मंत्री हरदीप पुरी, राज मंत्री कौशल किशोर और देश भर के कई पतवंते शामिल हुए। इस मौके ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गों में 160 तो वध पुरस्कार दिए गए। यह समागम 17 सितंबर तो 2 अक्तूबर 2022 तक मकान उसारी और शहरी मामलों बारे मंत्रालय वालों चलाए जा रहे स्वच्छ अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आयोजित किया गया है। इस दौरान पंजाब दीआं 10 शहरी संस्थावां नूं पुरस्कार दिते गए, जिन्हां विच जलंधर, छौणी, बरेटा, भिखी, मूनक, नवां शहर, नंगल, फाजिलका, घग्गा, मंडी गोबिंदगढ़, दसूहा, कुराली नूं वख-वख वर्गां दे विच पुरस्कार दिते गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के प्रगति मैदान में देश में 5G सेवा की शुरुआत की। इस दे नाल भारत संचार क्रांति में वड्डी छलांग लगाउंदिआं तकनीक के नवे युग में दाखिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6वें संस्करण के उद्घाटन मौके हुई इस शुरुआत का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि 5G की शुरुआत देश लिए एक नवे दौर की शुरुआत है और अज की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। ये समिट तो ग्लोबल है, लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आने वाले समय में तकनीकी खपतकार बन के ही नहीं रहेगा, बल्कि उसके विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगा।
5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया विकास का एक बहुत बड़ा विजन है जो कि आम लोगों के जीवन को सुखाला बनाएगा। उन्होंने कहा कि 5G सेवावां विच नवीनीकरण नाल रोजगार के मौके वधणगे अते कारोबारियां लई वाधू मालिया कमाउण दी समर्था भी वधेगी। अज देश विच 80 करोड़ तो वध लोकां तक ब्रॉडबैंड सेवावां पुज चुकियां ने। 5G तकनोलॉजी ते आधारित सेवावां 4G सेवावां नालों 10 गुणा तेज ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अज मोबाइल उत्पादन के खेतर विच दुनिया विच दूजे नंबर ते है। उन्होंने कहा कि भारत चौथी उद्योगिक क्रांति की अगवाई करेगा ते आउण वाली सदी भारत की सदी होवेगी। भारत पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का लाभ नहीं उठा पाया, लेकिन मेरा विश्वास है कि भारत न सिर्फ चौथी औद्योगिक क्रांति का पूरा लाभ उठाएगा, बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। और विद्वान लोग तो कहने लगे हैं कि ये भारत का दशक नहीं, ये भारत की शताब्दी है। भारत ने किस तरह 4G आने के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में ऊंचाई छलांग लगाई है, इसके हम सभी साक्षी हैं। आज जब भारत में 5G का लॉन्च हो रहा है, तो मैं बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं दोस्तों। मैं दूर का देख पा रहा हूं, और जो सपने हमारे दिल दिमाग में चल रहे हैं, उसको अपनी आंखों के सामने हम साकार होते देखेंगे। इस तो पहला प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस की समाप्ति 4 अक्तूबर को होगी। इसका विषय न्यू डिजिटल यूनीवर्स है। इस समागम में उद्यमी, इनोवेटर और सरकारी अधिकारी डिजिटल तकनोलॉजी को तेजी नाल अपनाउण और प्रसार नाल उभर रहे विलक्षण मौकों बारे चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने IMC वालों लगाई गई प्रदर्शनी दौरान 5G तकनोलॉजी के विकास लई वरतों विच लिआंदियां जा रही वख-वख तकनीकों बारे नेड़ियों जानकारी हासिल की। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने 5G सेवा बारे प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रदर्शनी तो बाद उन्होंने C.डॉट के पवेलियन विच स्वदेशी 5G फोन का उद्घाटन किया। इस तो इलावा 3 प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदातावां जियो, एयरटेल, वोडाफोन ते आइडिया के स्टालों से जाके 5G नाल जुड़े वख-वख उत्पादों को वेखिया, जिहड़े सिक्ख्या, सेहत ते खेतीबाड़ी खेतर नाल जुड़ी अपनी तकनीक नूं लैके आए ने, जिस नाल वड्डे वर्ग नूं लाभ मिलिया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस विच 5G तकनीक लॉन्च किए जाने के मौके पर टैलीकॉम खेत्र के कई दिग्गज भी मौजूद सन। इन्हां सारिਆਂ ने सूचना ते तकनोलॉजी के विस्तार और विकास विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को अहम करार दिता। समागम दौरान केंद्रीय संचार और सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव, वख-वख निजी मोबाइल कंपनियों के चेयरमैन और होर सीनियर अधिकारी भी मौजूद सन। आज रखिया लेखा विभाग का स्थापना दिवस है। इस मौके पर सेना लई कई महत्वपूर्ण ऐप्स की शुरुआत की गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पर्श मोबाइल ऐप लॉन्च करके इसकी शुरुआत की। इस ऐप राही सेना के पेंशनरां दीआं समस्यावां दा निपटारा घर बैठे ही हो सकेगा। इस दे नाल ही रक्षा मंत्री डिफेंस ट्रैवल सिस्टम भी लॉन्च किया गया ताकि सैनिकों को टिकट बुकिंग में सहूलत हो सके। इस मौके पर बिल पेमेंट पोर्टल दर्पण की शुरुआत की गई, जिस नाल बिल के भुगतान, बजट के रख रखाव वर्गियां सुविधावां विच पारदर्शिता आएगी। नाल ही डिफेंस सिविलियन पे सिस्टम की ऑनलाइन शुरुआत की गई। इस राही तनख्वाह संबंधी सारियां सहूलतां विच तेजी आवेगी। इस तो इलावा अग्निवीरां दी तनख्वाह के भुगतान संबंधी अग्निवीर पे सिस्टम की शुरुआत की गई। इस मौके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अज देश नवे संकल्प नाल वध रहा है। असीं 2047 तक भारत को सशक्त देश बनाना है, जो कि फौज तो बिना संभव नहीं है। विभाग द्वारा अनेक इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए गए हैं। मुझे बताया गया है कि विभाग प्रबल प्रणाली पर कार्य कर रहा है, जो कि एक IT एनेबल्ड पेमेंट एंड अकाउंटिंग सिस्टम है। इसी प्रणाली के अंतर्गत HRMS, डिफेंस सिविलियन पे सिस्टम एवं दर्पण जैसे
सिस्टम्स भी डेवलप किए गए हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 744 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ प्लास्टिक के कचरे ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। हम प्लास्टिक मुक्त अपने प्रयागराज को करेंगे तो बोले भारत माता की। लेकिन ये केवल युवाओं के नहीं, सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, बेटा हो, बेटी हो, महिला हो, मजदूर हो, भारत के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी। और ये जिम्मेदारी इसलिए भी निभानी कि केवल आज की पीढ़ी की बात नहीं है। ये जो प्लास्टिक है ये ना गलता है ना सड़ता है, ये तो मां धरती को भी खत्म करने का काम करता है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 191 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1804 ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 364 ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ PM ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ RK ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10 HP ਤੋਂ 15 HP ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਲਈ CFA ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। PRTC, ਪਨਬਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੈਨਾ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। PCDA ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ CDA ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈਆਂ। 68ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਖੋਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੇਵੀਅਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨੇ DD ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। बहुत बड़ा दिन है और ख़ासतौर हम बहुत आभारी हैं 68 नेशनल अवार्ड्स की जूरी को ख़ासतौर, जिन्होंने हमारी फिल्म जो है बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव फिल्म को उन्होंने सिलेक्ट किया है। सो रीजनल लैंग्वेज में है, पंजाबी में है पिक्चर, और हम ये महसूस करते हैं कि हमारे ये वर्क के बाद और भी लैंग्वेजेस में लोग इनकरेज होंगे और आगे के लिए भी इस किस्म का काम आएगा सामने। सो इट्स अ ग्रेट मोमेंट एंड वी आर फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 41 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 150 ਦੌੜਾਂ ਤੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 151 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 109 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ।
गुजरात में चल रही 36वीं कौमी खेडों में हरियाणा 9 सोन तमगियां समेत कुल 18 मैडल जित के पहले स्थान पर बनया होया है। उत्तर प्रदेश 6 सोन तमगियां समेत 10 मैडल जित के दूजे ते सर्विसेज की टीम 5 सोन तमगियां समेत 14 मैडल जित के तीजे स्थान पर चल रही है। मेजबान गुजरात की टीम 4 सोन तमगियां समेत 9 मैडल जित के 5वें स्थान पर बनी हुई है। पंजाब की टीम ने हुण तक सोने का 1, चांदी के 6 और कांसे के 2 मैडलों समेत कुल 9 मैडल जिते ने और टीम मुकाबले में 10वें स्थान पर बनी हुई है। दिल्ली की टीम ने 1 सोन तमगे समेत 13 मैडल जित के 11वें स्थान पर चल रही है। वेट लिफ्टिंग के विच मणिपुर की बिंदिया राणी देवी ने 194 किलो पार चुक के औरतों के 59 किलोग्राम पार वर्ग में सोन तमगा जीतया है। इस मुकाबले में असम की पॉपी हजारिका ने चांदी का और पंजाब की दविंदर कौर ने कांसे का तमगा जीतया है। मर्दों की 4 गुणा 100 मीटर रिले दौड़ में तमिलनाडु ने सोन तमगा हासिल किया है। केरल ने चांदी का ते सर्विसेज ने कांसे का तमगा जीतया। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दिओ, नमस्कार।